लगातार न्यूज स्टेट आपको बता रहा है। इस चुनाव के बीच भी हर एक तस्वीर दर्शकों तक न्यूज स्टेट पहुंचा रहा है। चौथे चरण का जिस तरीके से मतदान लगातार जारी है, उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीट जहां मतदाता उत्साहित दिखाई दे रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी देश के अलग अलग हिस्सों की बात की जाए, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, इसके अलावा पश्चिम बंगाल, जहां मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए मतदाता वो पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं। और ऐसे में मऊ में एसबीएसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो छड़ी के चिन्ह पर वोट करने की अपील कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान जनता वोट देने से मना कर रही है। हालांकि जिस तरीके से अगले फेज के लिए अब प्रत्याशी और साथ ही साथ जो बड़े नेता है वो जुटे हुए हैं, और धीरेन्द्र सर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमाकांत सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। उमाकांत सर, किस तरीके से देख रहे हैं चौथा चरण? देखिए, ये जो चुनाव है उत्तर प्रदेश का, ये तीसरे फेज के बाद ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है उत्तर प्रदेश का। और इसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि यहाँ पिछली बार सारी की सारी सीटें लगातार 2 बार, अगर हम कन्नौज को छोड़ दें तो लगातार 2 बार भारतीय जनता पार्टी जीती। पिछली बार सारी सीटें जीती 2019 में। तो बीजेपी की अगर यहाँ सीटें कम होती हैं या वो कांटे की टक्कर होती है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा जोखिम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पर सारा दारोमदार है भारतीय जनता पार्टी का। योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे हैं कि 80 से 80 जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी भी लगातार दावे कर रही है कि वो सारी सीटों पर वो विपक्ष को या इंडिया गठबंधन को टक्कर दे रहे हैं, बल्कि वो उनको हराएंगे। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि चीजें इतनी आसान नहीं है। गंगा यमुना में काफी पानी बह चुका है। नए नए मुद्दे आए हैं। 2019 में अलग मुद्दे थे, कोलिशन नहीं था, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था। उसमें भी समाजवादी पार्टी को केवल 5 सीट मिली थी। लेकिन इस बार एकदम नए मुद्दे आए हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र में भी। इंडिया अलायंस ने और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो मिलकर के टक्कर दे रहे हैं। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि इंडिया अलायंस स्वीप करने जा रहा है, लेकिन इतना है कि काफी सीटों पर एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच कड़ा मुकाबला है। जो काफी लोग, भारतीय जनता पार्टी ने काफी कैंडिडेट बदले भी हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी तरफ से एहतियात नहीं बरती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो डबल इंजन भारतीय जनता पार्टी कहती है कि डबल इंजन की सरकार है, तो जो अगर उत्तर प्रदेश सरकार से लोगों की नाराजगी है, तो ये लोकसभा का चुनाव है। वो लोकसभा के चुनाव में भी चीजें परिलक्षित होती हैं, ये दिखाई देती हैं। और ये आमतौर पर जनरल सर्वे में भी बीजेपी की चिंता बढ़ी है। उनको भी लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश में 2019 की परफॉर्मेंस अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं दोहरा पाई, तो उसकी भरपाई किस राज्य से कर पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बड़ा एक किस्म से ऐसा सवाल है कि जो सबसे बड़ी चिंता की लकीरें हैं भारतीय जनता पार्टी के माथे पर। इसलिए कि अगर उत्तर प्रदेश में उनका ग्राफ थोड़ा सा भी नीचे जाता है या वो टक्कर देते हैं, तो एक मुश्किल खड़ी होगी। क्योंकि बाकी राज्यों में भी जहां भारतीय जनता पार्टी बहुत सशक्त पार्टी थी 2019 के चुनाव में, जैसे राजस्थान था, मध्य प्रदेश था, बाकी राज्य थे, हरियाणा जैसे है, तो अगर वहां पर सीटें अगर कम होती हैं, जो 70% सीटें लगभग मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और दिल्ली और हरियाणा में तो 70% सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। तो इस बार हवा बदली हुई है, तो उत्तर प्रदेश को बनाए रखना भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के लिए भी बहुत जरूरी है। उन्होंने जो मुद्दे बना रखे हैं, मुद्दे जो उछाल रहे हैं वो, और जिन मुद्दों पर भारतीय जनता देखिए, पार्टी 14 के बाद से तो लगातार यही कहा जा रहा है विपक्षी दलों के लिए कि खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए तो बहुत कुछ है। और बीजेपी का यही है कि वो अपना जो रिकॉर्ड है वो बनाए रखे। जिस बात का जिक्र उमाकांत सर कर रहे थे, धीरेन्द्र सर, जाहिर तौर पर विपक्ष के पास खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए तो बहुत कुछ है। और इसीलिए
जो लड़ाई है वो वाकई लड़ी जानी चाहिए विपक्ष के तौर पर, खासकर इस गठबंधन की बात करें। जो टेम्परामेंट होना चाहिए था वो केवल कैमरों पर है, धरातल पर क्या कह सकते हैं कि है वो? देखिए, अगर हम इस पूरे चुनाव पर गौर करते हैं कि ये विपक्ष के जो मुद्दे हैं या तमाम चीजें हैं, वो उनको उतारने के लिए पहले चरण में तो रैली भी नहीं कर रहे थे, वो रैलियां भी नहीं बता रहे थे जब से उनको लगा कि वोट परसेंटेज कम हुआ है, शायद उम्मीद हो, और उसके बाद उन्होंने अपने आप को इकट्ठा करने की कोशिश की। जबकि पहले जो 3 चरण है उनमें उनके पास उम्मीदें थी, उनके पास पार्टी, और जो गठबंधन हो सकता था, जिस गठबंधन का उनको स्वरूप था, उसमें उनको शायद पहले 3 चरण में ज्यादा मदद मिलती। हालांकि ये जो 13 सीट है, सर ने बताया कि वो लगातार उन्हीं के पास थी, बीजेपी के पास थी। बीजेपी ने इस बार 2 टिकट बहराइच और कानपुर में बदले भी हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है राहुल की, अगर पहले 3 चरण का फेज देखो तो आपको यह लगेगा कि किस चीजों पे कम वोटिंग का, मैं कम वोटिंग के पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहा हूं। जो पहले 3 फेज में वोटिंग ज्यादा हुई है, वहां वो तीनों सीटें बीजेपी के पास नहीं थी, और जो सबसे कम वोटिंग हुई है पहले 3 चरण में, वो तीनों सीटें बीजेपी के पास हैं। यानी ये जो ट्रेंड है, जहां लगता है कि बीजेपी के पास नहीं थी वहां वोटिंग ज्यादा हो रही है, तो इसका फाइटिंग स्पिरिट है क्या है, इसको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो बीजेपी के पास नहीं थी। जो बीजेपी के पास है वो नीचे क्यों जा रही है, ये दूसरे तरह से देखा जाएगा। क्योंकि अगर दोनों को जोड़े तो एक कोई भी फॉर्मूला दोनों में फिट नहीं होगा। जैसे सहारनपुर में पहले लोकसभा में सबसे ज्यादा पोल हुआ फर्स्ट चरण में सहारनपुर में हुआ, जो सहारनपुर बसपा के पास सीट थी, फजलुर रहमान साहब के पास सीट थी। वहां इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है और कड़ा मुकाबला है। उसके बाद सबसे कम वोटिंग कहां हुई, रामपुर में हुई, जहां पिछली बार घनश्याम लोधी जीते थे, और आजम के बाद, ये जब आजम को सजा होगी उसके बाद उनके उपचुनाव हुआ, वरना 14 में आजम ये सीट बड़े अच्छे उसके साथ, 19 में बड़े उसके साथ जीते थे। लेकिन घनश्याम लोधी वहां सबसे कम हुई, जबकि बहुत काड़े की टक्कर थी। बसपा ने भी एक मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा किया था, तो एक बड़ी लड़ाई थी। घनश्याम लोधी उसी पार्टी से थे, मोहिबुद्दीन नदवी एकदम नया कैंडिडेट के तौर पर वहां पहुंचे थे। दूसरे फेज में अमरोहा में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई, जहां दानिश अली थे पिछली बार बसपा से, इस बार उन्होंने पार्टी बदली और कांग्रेस गए। और इसके बाद सबसे कम हुई मथुरा में, जो बीजेपी के पास थी। मथुरा में जो लाखों वोटों के अंतर से थी, वो फिर वहां कोई इस तरह का चैलेंज दिखता हुआ नहीं दिखा। हालांकि कैंडिडेट अलग है, जातीय समीकरण से अलग करने की कोशिश की गई। तीसरे चरण में संभल में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई, जो शफीकुर रहमान बर्ख पर थी, अब उनके पोते लड़ रहे हैं। और आगरा में सबसे कम हुई, जो बीजेपी के पास थी। तो ये जो पैटर्न है, इसको समझना जरूरी है। लगता नहीं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को, अगर हम लोग गौर करें, बीजेपी के लिए चूंकि ये सबसे बड़ी जीत के लिए लड़ाई है, क्योंकि वो अगर किसी राज्य में घाटा होता है तो उसको एक उम्मीद है कि वो यहां से पूरा करेगी, तो उस पर उसकी ज्यादा उम्मीद है। विपक्ष पिछली बार से 15, जो पिछली बार 62 सीटें बीजेपी को मिली, और उसके बाद 2 सीटें विपक्ष के, जो उसके सहयोगी गठबंधन के तौर पर, यानी 64 सीट, 16 सीटें विपक्ष के पास एक तरह से मानी जानी चाहिए थी, जिसमें 1 कांग्रेस, 5 सपा और 10 बसपा के पास थी। लेकिन वो सीटें बचा पाना ज्यादा टफ दिख रहा है बामुकाबले आने के, क्योंकि अगर आप पूरे सारे मामले देखते हैं तो आपको लगेगा कि कंफ्यूजन में लगातार रहा कि आप कैंडिडेट 4-4 बार बदल रहे हैं। और स्विंग वोटर के लिए यह बड़ा अजीब सी स्थिति होती है कि आपके कैंडिडेट्स तय नहीं है, आपकी रैलियां तय नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये बात बीजेपी 62 से नीचे जाएगी, ये बात अभी तक तो किसी को मतलब नहीं दिख रही है कि कहीं है। हालांकि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इलेक्शंस को देखते हैं। जो बीजेपी के खिलाफ पिछली बार जो सबसे मजबूत गठबंधन सामाजिक और राजनीतिक तौर पर हो सकता था, वो पिछली बार का गठबंधन था, जिसमें बहुजन समाज पार्टी ने काडर के साथ लगकर पार्टी के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी हुई थी। इधर आरएलडी भी था। तो लेकिन इस बार वो अलग है, यानी एक मेजर चंक है जो काडर बेस्ड पार्टी है, जिसके पास पिछले लोकसभा चुनाव में 19% वोट था, वो अलग खड़ी है। वो अपने जातीय समीकरणों के हिसाब से उसने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। उधर समाजवादी पार्टी के पास अगर कुछ है तो कांग्रेस है, जिसके पास 2.95% वोट था, यानी एक 3% वोट भी नहीं था। और 67 में से 64 पर जमानत जब्त कराने का जो रिकॉर्ड था वो बनाया हुआ था। वो पार्टी किस तरह से, मतलब ये सारे समीकरण चूंकि जनता सुलझाती है, कोई हम लोग सिर्फ उस पर
एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि 4 जून बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। डाटा मैं आपको बता चुका कि कैसे जो वोटिंग परसेंटेज है वो किस तरफ जा रहा है। जी धन्यवाद पुंडीर सर और उमाकांत सर, जिस तरीके से आप लोगों ने आकलन किया। हालांकि हर एक तस्वीर न्यूज स्ट्रीट आप तक पहुंचा रहा है। रुकते हैं कुछ पलों के लिए।